अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 16वीं कानून साज असम्बली की तश्कील के मराहिल तेजी से मुकम्मल हो रहे हैं। कल अरकान असम्बली ने हलफ लिया था, आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। अयाज सादिक 23वें स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक, 199 वोट उन्होंने हासिल किया और उनके मध्य मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आमिर डोगर साहब जो कि 91 वोट ले सके। और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खैर से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए, जबकि सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हो गए। अब लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब इतवार यानी 3 मार्च को होगा, जबकि सदर मुमलिकत के लिए इंतखाबी दंगल 9 मार्च को सजेगा। इस तरह विफाक में इस वक्त जो मखलूत हुकूमत, एक कोलिशन गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और दीगर अलाइज उसमें शामिल हैं। पंजाब में नून लीग और उनके अलाइज की हुकूमत, सिंध में पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मौजूद में है, असेंबलियों में मौजूद है। अब सूरत हाल आगे किस तरह से बढ़ रही है और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी इस वक्त उनके कुछ इरादे अलग नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो ऑपोजिशन में जाकर बैठने की बात कर रहे हैं। आज इन तमाम मूव्स के ऊपर हम बात करेंगे। इंतहाई सीजन्ड पॉलिटिशियन, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जनाब नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि असम्बली कल जो हलफ लिए गए उस पर जो हिज़्ब मुखालिफ कैंप है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या आप कहें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, उनके लोगों का ये कहना है कि असम्बलियाँ इस वक्त नामुकम्मल हैं, उनकी असीर ख़वातीन जो हैं उन्होंने हलफ नहीं लिया, और ऐसे में स्पीकर के इंतखाब के लिए प्रोसीडिंग्स को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इस पर सर ज़रा थोड़ा सा अपना मौक़िफ़ दे दीजिएगा। शुक्रिया। गुजारिश है कि कौमी असम्बली के कल इजलास हुआ और आज इंतखाब भी हो चुका है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का। तो ऑब्वियसली इलेक्शंस के बाद जो रिक्वायरमेंट थी कानून के मुताबिक आर्टिकल 91 के ज़रिए ये पाबंदी थी कि विदिन 21 डेज सेशन होना चाहिए, और वो इजलास हो गया और मेंबर्स ने ओथ उठा ली। जो इतराज़ है उनका सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सपोर्टेड बाय पीटीआई, उसमें ये देखें कि हलफ वो उठाता है जिसको नोटिफिकेशन हो उसके कि वो रिटर्न कैंडिडेट है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी को रिटर्न कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया तो स्पीकर कौमी असम्बली उनको हल्फ कैसे दे सकते हैं, या वो कौमी असम्बली के इजलास में शरीक कैसे हो सकते हैं। तो ये सारा दारोमदार तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने एक पिटीशन डाली हुई है कि रिज़र्व सीट्स हमें मिलनी चाहिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं था और उन्होंने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, वो आज़ाद उम्मीदवार थे। जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया कि उन्होंने कैंडिडेट्स फील्ड नहीं किए, और ना ही उन्होंने माइनॉरिटीज़ की और रिज़र्व सीट फॉर वुमेन की कोई लिस्ट फराहम की, जिसे प्रायोरिटी लिस्ट कहते हैं। जब लिस्ट ही फराहम नहीं की उन्होंने, तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किस बुनियाद पे रिज़र्व सीट्स मांग रही है, और वो अब डिटर्मन कर रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो सीट्स बैलेंस बचती हैं नून को, पीटीआई, पीपल्स पार्टी को, एमक्यूएम को जो एलोकेट हो चुकी हैं, और जो बैलेंस बचती हैं उनको आया इन्हीं सियासी जमातों के पास जाना है या वो खाली रहेंगी, क्योंकि बतौर सियासी जमात इंडिविजुअल्स को या इंडिपेंडेंट्स को रिज़र्व सीट्स नहीं मिलती। रिज़र्व सीट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ की है जो प्रोपोर्शनेटली मिलती हैं, जिस प्रोपोर्शन से उनकी प्रेजेंस नेशनल असम्बली में होती है या प्रोविंशियल असम्बली में होती है, उस प्रोपोर्शन से उनको रिज़र्व सीट्स मिलती हैं।
लेकिन रिजर्व सीट्स तो वो। अच्छा सर थोड़ी सी तस्सी यहाँ पे करिएगा, हम ज़ाहिर के समझना चाह रहे हैं। आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर के उन्होंने एक पार्टी की हैसियत से अपने बैट शान था, उसके साथ वो इलेक्शन में नहीं जा सके, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है उसने भी अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। मुझे ये बताइएगा कि जो मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए एक मखसूस या किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन लड़ना जरूरी है या जीत कर पार्लियामेंट के अंदर जाना जरूरी है, ये जरा पहले बताइएगा। देखिए जी, दो बुनियादी बातें। कोई सियासी जमात है वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती। जब वो जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेती तो ऑब्वियसली जब उनको जनरल इलेक्शन में सीट्स नहीं मिलेंगी तो फिर वो रिजर्व सीट्स कैसे क्लेम करेंगे। पहली बुनियादी बात तो ये है। हाँ। और फिर जो जमातें इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं तो वो उनकी जो रिजर्व सीट्स है, एक तो उनके नॉमिनेशन पेपर फाइल करने पड़ते हैं। सही। और नॉमिनेशन पेपर की भी जो टारगेट डेट थी वो 24 दिसंबर थी। वो उन्होंने वो नॉमिनेशन पेपर फाइल करने होते हैं और फिर पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बतौर जमात हिस्सा लेती हैं उनको भी 24 दिसंबर तक जो रिजर्व सीट्स है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट सबमिट करनी होती है। जिन सियासी जमातों ने ये अमल पे इस रिक्वायरमेंट पे अमल ना किया हो तो वो कैसे क्लेम कर सकती हैं रिजर्व सीट्स को। ओके, अब यहाँ पे बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है कि आपने भी अभी ये बात की कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, राइट? जो मुझे समझ आती है कि उनका कोई कैंडिडेट उन्होंने फील्ड नहीं किया। हाँ। और अगर कैंडिडेट फील्ड नहीं किया तो रिजर्व सीट्स की भी उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल नहीं किए। अब असल में मसला यह कि वो हामिद जो इनके सरबराह हैं हामिद साहब, वो खुद उन्होंने इलेक्शन में जो हिस्सा लिया, आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एक फॉर्म 47 है और ये फॉर्म 47 है NA 89 का। हम अपनी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाएंगे क्योंकि बात ये कही जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एज ए पार्टी जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन यहाँ पे जो इनके उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार हैं सरदार मोहम्मद बहादुर खान, और इनकी जमाती वाबस्तगी जो है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। 371 वोट इन्होंने लिए हैं और जाहिर है कि ये 371 वोट लेके कामयाब तो होने से रहे, जबकि कामयाब जो हुए मोहम्मद जमाल एहसन खान आज़ाद उम्मीदवार बैक्ड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2,17,427 वोट लिए। तो बुखारी साहब, मैं इसीलिए जानना चाह रहा था कि ये जब कहा जा रहा है कि बतौर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, हिस्सा तो यहाँ पे उन्होंने लिया है। हाँ, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो कैंडिडेट की जमा नहीं कराई, दैट्स द पॉइंट। देखिए, खाली अपने नॉमिनेशन पेपर फॉर्म में किसी पार्टी का लिखना ज़रूरी नहीं है और वो रिक्वायरमेंट जो लीगल है वो पूरी नहीं करती। आप बुनियादी बात ध्यान में ये रखें, आइन के मुताबिक रिजर्व सीट्स पॉलिटिकल पार्टीज़ की है और रिजर्व सीट्स इंडिपेंडेंट्स के लिए नहीं है आइन के मुताबिक। इसीलिए ये प्रोविजन भी आइन में रखी गई है कि जो आज़ाद मुंतखब होते हैं उनके नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर वो अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन बता सकते हैं। अगर उन्होंने 3 दिन के अंदर पॉलिटिकल एफिलिएशन बताई तो फिर जो स्ट्रेंथ ऑलरेडी जो पार्टी इलेक्शन लड़ती है उसकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो जाता है और फिर जो प्रोपोर्शनलिटी सीटें मिलती है रिजर्व, उनमें इजाफा भी हो सकता है। तो अब जो जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं, मेरी एक बात सुन, जिन साहब का आप नाम ले रहे हैं कि 371 वोट लिए उन्हें, उनसे ये पूछ लिया जाए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन सिंबल क्या है। अगर तो इलेक्शन सिंबल उनके पास है, अगर वो लिस्टेड पार्टी है इलेक्शन कमीशन के पास, तो उनके पास इलेक्शन सिंबल होगा। अगर उस इलेक्शन सिंबल पे इलेक्शन लड़ा होता फिर तो सूरत हाल और होती, लेकिन उन्होंने उस पर इलेक्शन सिंबल पे जो पार्टी का लोकेटेड है उस पर तो इलेक्शन नहीं लड़ा। इलेक्शन तो उन्होंने लड़ा बतौर आज़ाद, तो आज़ाद मेंबर जो हैं वो तो रिजर्व सीट्स की एंटाइटलमेंट नहीं है कानून के मुताबिक। चले सर, ये आगे बढ़ते हैं ज़ाहिर है कि इस मामले को देखा जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इत्तेहादी हुकूमत विफाक में आप बैठे और एक बार फिर ज़ाहिर है कि एक बहुत अच्छा तजर्बा नहीं था पिछली PDM हुकूमत का जो 16 माह की थी, और वो जो है खुलकर बात सामने आई जब इंतखाबी जो इलेक्शन कैंपेन्स थी और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने महंगाई जैसे अवामी मसले से अपने आप को डिस्टेंस किया।
तो अब ये एक बार फिर कोलिशन गवर्नमेंट में है और आप लोग जो है वजारतें अभी तक नहीं ली है, किस हद तक बार उठाएगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? बहुत सारे चैलेंजेस सामने खड़े हैं और अब ये कहा जा रहा है कि मिलकर फैसले होंगे, तो किस तरह से फैसले होंगे? बर्डन शेयर किया जाएगा? देखिए जी, गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट तो PMLN फॉर्म कर रही है। आज जो रिजल्ट आया है स्पीकर का, बड़ी वाज़ेह बात होगी कि रिक्वायर्ड नंबर लीडर ऑफ हाउस के लिए 169 है, तो स्पीकर ने लिए 199 वोट्स लिए। तो ये बड़ी क्लियर मेजॉरिटी तो नज़र आ गई कि जो कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है या जो PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं उनके पास नंबर और स्ट्रेंथ तो है नेशनल असेंबली में गवर्नमेंट बनाने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का फैसला था कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम पार्लियामान के अंदर PMLN को सपोर्ट करेंगे, उनके जो इलेक्शन होगा लीडर ऑफ हाउस का उसको में भी उनको वोट देंगे, स्पीकर का हुआ तो उसमें भी वोट हमने दी। तो अब गवर्नमेंट रन करना बुनियादी जिम्मेदारी PMLN की है और उन्होंने नामजद किया है जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर। तो वो अपनी टीम के साथ वो कोशिश करेंगे कि वो डिलीवर करें कि पाकिस्तान में आज मुल्क को बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना है आने वाली इस गवर्नमेंट ने। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, इसको एड्रेस करना है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है इसको मद्देनज़र रखना है। तो वो जिम्मेदारी इंशाल्लाह वो निभाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको बिल्कुल सपोर्ट करेगी उनकी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में और उनकी लेजिस्लेशन में, बिल्कुल हम उनको सपोर्ट करेंगे। नज़ीर हुसैन बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद की कॉल। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। वेलकम बैक। बुखारी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले भी यही बात हो रही थी। बात यह है कि बहुत सख्त चैलेंजेस हैं और ऐसे में जो पॉलिटिकल कैपिटल जो लूज़ किया वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने यकीनन किया और इलेक्शन के जो रिजल्ट्स रहे ज़ाहिर कि स्प्लिट मैंडेट था वो भी सामने आया। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस जो हैं, आईनी ओहदे जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी तरफ रख रही है। तो एक सेफ गेम की तरफ है, इसे क्या कहा जाएगा? आप क्या कहेंगे इसे? ऑब्वियसली हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाती है, इवॉल्व करती है, उस पर अमल दरामद करती है। तो एक्सटर्नल जो है मशवरे उन पे ज़रूरी नहीं कि वो अमल दरामद करे। अमल दरामद तो उस पर कर रहा है जो उनका जो सुप्रीम इदारा होता है जो फैसले करता है। हमारा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसने जो फैसले किए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर अमल दरामद करेगी। और ऑब्वियसली हमने फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि PMLN को हम सपोर्ट करेंगे, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव को इलेक्शन में करेंगे, उनके पार्लियामान के अंदर उनको सपोर्ट करेंगे और हम ये चाहेंगे कि सिविलियन गवर्नमेंट जो है अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन अपनी टर्म पूरी करे। अच्छा, अब ये 18th अमेंडमेंट के बाद जाहिर है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा इसमें बात हो रही है और होना भी चाहिए इसके ऊपर कि आपका जो महंगाई है वो प्रोविजनल सब्जेक्ट है। तो इसमें सूबे और हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो पहला एक दो दिन जो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनका फोकस बहुत ज़्यादा इसके ऊपर है। तो हम ये एक बड़ा अच्छा कदम होगा कि अगर हम इसको महंगाई को प्रोविंशियल सब्जेक्ट के ऊपर लेकर चलें और सूबाई हुकूमत जो है वो इसके ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस रखे, तो हम सिंध में देख पाएंगे इस तरह की सूरत हाल जो है वो आगे बढ़े। ये देखें, इसमें गुजारिश है कि ये सिर्फ ये जिम्मेदारी प्रोविंसेस की नहीं होती, ये इंटरलिंक्ड है वफाकी हुकूमत के साथ भी। ऑब्वियसली जो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं वो वफाक का शोबा है उसके पास, और जो रेमिटेंसेज हैं वो भी वफाक के पास आती हैं। तो इसलिए जो टैक्स कलेक्शन है वो भी वफाक के पास है और फिर डिविजिबल पूल से फिर वो फंड फराम किए जाते हैं और एलोकेशन होती है। तो हम ये समझते हैं कि बेहतरी की तरफ हमें सोचना चाहिए और हमें अपने रिसोर्सेज जनरेट करने के लिए प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई एक ऐसा इशू है जिसने पाकिस्तान के हर शहरी को मुतासर किया है और उसकी कुव्वत ख़रीद बिल्कुल बेबस हो चुकी है। इसलिए कोशिश होगी इस हुकूमत की कि वो अवाम और नास को
इसमें रिलीफ लेके दे और रिलीफ दे। तो सर ऐसे में सिंध में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जाहिर है कि उनकी प्रेजेंस है और आर्टिकल 140 उसके तहत वो चाहते हैं कि ज़िलाई हुकूमतों को जो नेशनल फाइनेंस कमीशन से प्रोविंस को और प्रोविंस से जो है वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को मिले, और इसी के ऊपर नून लीग से जो है वो बात भी कर रहे हैं और उनसे कुछ मुआहदे वगैरह भी हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? ज़ाहिर है कि इस वक्त तो मेयर आपका ज़िलाई हुकूमत यहाँ पर है, लेकिन वो भी तो उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि जनाब एक स्मूथ ट्रांजिशन हो और ग्रास रूट लेवल तक हो। इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम की बात ही देखना ये पड़ेगा कि नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है वो वफाक की जानिब से आता है और वफाक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोविंसेस को जी। और ऑब्वियसली फिर ये डोमेन प्रोविंसेस की है कि वो प्रोविंसेस जो हैं उनकी जो पार्लियामेंट है या उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो डिसीजन ले। तो वो मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है और वो सूबाई हुकूमतें जो हैं वो कानून साजी कर सकती हैं, तो कानून साजी के ज़रिए ही अमल दरामद हो सकता है ना। तो अगर 140 में अमेंडमेंट लाते हैं तो उसके लिए भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी सामने रखनी पड़ेगी और फिर इसको सिर्फ ये एग्रीमेंट जो है कन्फाइन नहीं होगा नून के और MQM के दरमियान, क्योंकि कोलिशन पार्टनर्स ये है उनके सामने ये रखना पड़ेगा। खाली अगर नून और MQM हों तो वो तो गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं कर सकती। इसलिए जो जमातें मियां शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करेगी उनको भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, चाहे वो छोटी हैं या वो बड़ी हैं। तो इसलिए ये जो एग्रीमेंट है इन दो फरीकों के दरमियान तो है, लेकिन जब तक ये बाकी फरीक जो है हुकूमत में उनसे मुशावरत की ज़रूरत है और जब ये उनके सामने लेके आएंगे तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी उस पर। ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि बलूचिस्तान की तरफ मूव करते हैं। बलूचिस्तान में सूरत हाल, वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम नेशनल असेंबली में उनकी 4, बलूचिस्तान में 11 और KPK में 7 उनकी सीटें हैं और बलूचिस्तान में खैर से आप लोग हुकूमत बना रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा उनका मूड इस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है। वो आज़ादी मार्च की भी बात कर रहे हैं, अपोजिशन में बैठने की भी बात कर रहे हैं। क्लीन स्वीप जो है वो KP में उनके खिलाफ हुआ, लेकिन धरना शरना और एहतजाज जो है वो सिंध में। ये क्या इस वक्त मूड लग रहा है मौलाना साहब का? आपकी क्या असेसमेंट है सर? मौलाना साहब के मूड के बारे में तो मौलाना साहब से सवाल किया जा सकता है या इनके किसी स्पोक्स पर्सन से किया जा सकता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस हद तक आइन और कानून इजाज़त देता है किसी को अपने पॉलिटिकल राइट्स को एक्सरसाइज करने का, वो उनके पास हक है, लेकिन आइन और कानून के ज़ाब्ते में रहते हुए वो बिल्कुल उनका जमहूरी हक है। अगर वो सिंध में उन्होंने किया तो वो भी उनके सामने है, दीगर किसी सूबे में करना चाहते हैं तो वो भी उनका इख्तियार है। लेकिन हम ये समझते हैं कि एजिटेशन के ज़रिए गवर्नमेंट्स को डिसलॉज नहीं होना चाहिए, ना इस बात की इजाज़त देनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का हमेशा से ये वाक़फ़ रहा। हमने 2014 में भी एजिटेशन के ज़रिए गवर्नमेंट को डिसलॉज करने को सपोर्ट नहीं किया। हमने 2022 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता इख्तियार किया गवर्नमेंट से निजात हासिल करने का और नो कॉन्फिडेंस मूव किया। तो हम तो बिलीव करते हैं इस बात पे कि जो आइन और कानून में पैरामीटर्स दिए गए हैं उसके अंदर आके सियासत की जाए इस मुल्क में। ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि मौलाना तो फिर बात कर रहे हैं कि उनको हुकूमत जो है वो असेंबली मुद्दत पूरी करती नज़र भी नहीं आ रही, लेकिन चले मैं आगे बढ़ता हूं और KPK की कुछ बात करते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपनी हुकूमत उसने बनाई है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसे आप कहेंगे उसके मेंबर के तहत नाउ अली अमीन गंडापुर साहब, और ज़ाहिर है कि वहाँ पर उन्होंने जो बातें की वो सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से बातें की। यकीनन 18वीं आइनी तरमीम जो है वो इसकी इजाज़त भी देती है और कि सूबों को खुद मुख्तार होना चाहिए वसाइल के एतबार से। तो एक कोऑर्डिनेशन इस पूरी एक वफाक के साथ और जो मामलात होंगे, आप समझ रहे हैं कि स्मूथ सेलिंग होगी या मसाइल मुसलसल आते रहेंगे? तो की जानी चाहिए ना कि जो आइनी प्रोविजंस है उन पे अमल दरामद होना चाहिए। 18th अमेंडमेंट ऑब्वियसली इसका क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, इनिशिएट हमने किया और दीगर सियासी जमातों ने वहाँ से तावन भी किया, उनकी मावनत से ये 18वीं तरमीम आई। तो डे 1 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था
कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो सूबों को मिलनी चाहिए। और अगर पीटीआई की गवर्नमेंट वहाँ बनी है तो ऑब्वियसली उनके पास स्ट्रेंथ थी, तो उनके चीफ मिनिस्टर साहब इलेक्ट हो गए हैं। लेकिन सर, जब आप 18th अमेंडमेंट के क्रेडिट की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सेहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सर ही जाता है, लेकिन ऐसे में अगर सिंध में भी देखें, बिलखुसूस कराची में भी अगर देखें, तो डेवोल्यूशन ऑफ पावर या प्रोविंशियल या थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है, वो भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ही भारी जिम्मेदारी आयद होती है अंडर दिस अमेंडमेंट। ऑब्वियसली ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है या रेवेन्यूज है, ये कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर के साथ तो नहीं होती। प्रोविंशियल असेंबली के अगर कोई बिल पास करेगी, कोई लेजिस्लेशन करेगी, उसके मुताबिक होगी, तो वो फोरम मौजूद है, आवाम के मुंतखब नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं, तो वहाँ पे उसको हल होना चाहिए, जिसको वहाँ पेश करें, और उनकी राय जो है, जो उनकी जो डिसीजन है वो ज़्यादा मुकद्दम है। तो हम तो इन्हिसार करेंगे आवाम के मुंतखब नुमाइंदों पे, और मैं समझता हूं आवाम के मुंतखब नुमाइंदे और फैसला करें उस फोरम के ऊपर जहां पे जाके वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्मर चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और सियासत, ये असेंबली, 16वीं असेंबली जो है पाकिस्तान की, किस तरीके से आगे परफॉर्म करने जाएगी, अच्छे इरादे हैं, अच्छी नीयतें हैं, अल्लाह ताला इसमें बरकत भी दे। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान की मईशत। अपने हर प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मईशत को, इकोनॉमी को डिस्कस करते रहेंगे, ताकि जो तवज्जो इस वक्त सिर्फ सियासी उमूर के ऊपर है वो दोबारा फोकस हो पाकिस्तान की मईशत पे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई मुश्किल तरीन दौर जिसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। अब्रॉड किस तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान में मौजूदा सियासी जो ट्रांजिशन है, और इसके साथ साथ इकॉनमी जो प्रायोरिटी है, क्या होना चाहिए। डॉक्टर नादिया फारूक जो कि माहिर मुआशियात हैं, अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, और बेशहा एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स से ये मुंसलिक रहीं, और आजकल रिसर्च स्कॉलर हैं, एक थिंक टैंक है जॉर्जिया में, वहाँ पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नादिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो ये ट्रांजिशन हुई है, इलेक्शन 8 फरवरी 2024 के, इसको किस तरह से देखा जा रहा है। अब तो ज़ाहिर है कि इलेक्शन गवर्नमेंट जो है वो भी फॉर्म होने जा रही है, तो इस इलेक्शन के प्रोसेस को किस तरह से देखा गया है अब्रॉड। जी, थैंक यू सो मच इमरान, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखें, इलेक्शन तो किसी से ढका छुपा है नहीं, क्योंकि मेरा ताल्लुक इकोनॉमी के साथ है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है उसको हम इकोनॉमी से सेपरेट नहीं कर सकते। तो जो इलेक्शन का जो प्रोसेस रहा वो बहुत कीनली, जो आपका डायस्पोरा बैठा है स्पेशली अमेरिका में या दूसरे कंट्रीज में, हमने बहुत कीनली उसको ऑब्जर्व किया, और बहुत ही अफसोस हुआ जिस तरीके से सारा प्रोसीजर कंडक्ट हुआ। उसकी वजह से आप देखें कि आपकी जो इकोनॉमी है उस पर भी उसके असरात बहुत गहरे मुरतब हुए हैं, और होंगे, आगे भी होंगे। जो रिगिंग प्रोसेस रहा, और जिस तरह से लोगों ने कंप्लेंट्स की, और जिस तरह से हमने देखा कि मैसिवली लोग बाहर निकले, जो कि हमने बहुत रेयरली कभी अपनी ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया है। लेकिन उस तरह का जो रिस्पांस आना चाहिए था, जिस तरह से फ्री एंड फेयर की जो इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, वो तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आया, अनफॉर्चुनेटली। तो इसको अच्छा, आप समझ रही हैं कि ये सियासी तफरीक जो इलेक्शन से पहले थी वो बरकरार रहेगी, या उसमें कुछ कमी आएगी, क्योंकि रियासत को आगे चलना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है इस वक्त हुकूमत बनने का, अपोजिशन के आने का, कि पाकिस्तान को आगे लेकर चला जाए, इस रियासत को आगे लेकर चला जाए। जी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि आप फिर जब भी किसी भी चीज़ के अंदर आप ऑनेस्टी से नहीं चलेंगे तो उसके रिपरकशंस तो आएंगे। और हम तो देख रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, जो इलेक्शन के बाद अगर स्टेबिलिटी आएगी तो उसी के साथ आप देखें जो नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसी ने नेगोशिएट करना है आईएमएफ के साथ, क्योंकि आईएमएफ तो हमारा जो अभी पैकेज वो खत्म हो रहा है, जो स्टैंड बाय पैकेज था अप्रैल दिस ईयर। तो जब तक एक मुस्तहकम और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं होगी, और इतना अनरेस्ट है पार्लियामेंट में, जो हम डेली बेसिस पे देख रहे आ रही होती हैं,
तो ये कैसे चलेगा सारा सिस्टम? ओवरऑल ही तो हम जो बहुत फॉरेन ज्यादा कमजोर इन्वेस्टर होते जा रहे है, हैं। जो फॉरेन इन्वेस्टर है, वो स्प्लिट मैंडेट के अवर, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो है किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, तो एक कोलिशन गवर्नमेंट के मुकाबले एक भारी अक्सरियत या सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो हुकूमत आती है, फॉरेन इन्वेस्टर उन दोनों को किस तरह से देखता है? देखिए, अभी जो रीसेंट मोदी की रिपोर्ट आई है उसमें भी जो उन्होंने पॉइंट्स रेज किए हैं, उसमें वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस जो इलेक्शन के दौरान हुआ और जिस तरह से मैंडेट गया है पार्टी के पास, जिसमें पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी आजकल सुनने में आ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट बन चुकी है गवर्नमेंट। अब देखिए, इस तरह की सिचुएशन से ओवरऑल जो कंट्री की, इसी तरह से करप्शन इंडेक्स में देखें पाकिस्तान का नंबर कहाँ पर है, हम लोग 180 में से गालिबन नहीं, 133वें लेकिन नंबर पर ये तो जो recent- पिछली हुकूमतें थी, बड़ी माजरत के साथ, उस वक्त भी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में जो है वो हमने इतनी तरक्की की थी, बहुत मतलब अच्छा तो नहीं लग रहा बोलते हुए, पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरीके से आया था, चाहे करप्शन के हवाले से हो और सारी चीज़ों में। तो मौजूदा हालात में कोई भी इस वक्त गवर्नमेंट में होता, उसके लिए जो है वो जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो इकॉनमी है पाकिस्तान की। किसी के लिए भी कोई रोजी पिक्चर नहीं है। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन है इसको हैंडल करना आसान नहीं है और सभी लोगों को अपना रोल प्ले करना होगा। लेकिन जो हम बात कर रहे थे करप्शन डिसऑनेस्टी की, इसकी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसके ऊपर देखिए खास तौर पे एक इमेज जा रहा है कि एक मुल्क के अंदर चीजें ऑनेस्टी के साथ चल नहीं रही हैं, लोगों को अपने राइट्स नहीं मिल रहे हैं। जो बिजनेस के इश्यूज हैं हमारे, वो तो एक तरफ हैं, वो तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी हैं, वो तो एक नया चैप्टर है जिस पे बात की जा सकती है। लेकिन एक ओवरऑल इमेज तो होता है एटलीस्ट कि आप मतलब किस तरह से आपने इलेक्शन को कंडक्ट किया, फिर अभी किस तरह से पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया ने उसको छापा है, जो पाकिस्तान में इलेक्शन जिस तरीके से हुए हैं। तो इसकी वजह से ओवरऑल इमेज जो है वो ऐसा जाता है कि बाहैसियत कौम, एज ए नेशन ही हम लोग करप्ट हैं, एज ए नेशन ही हम लोग डिसऑनेस्ट हैं। तो पूरे मुल्क के ऊपर इसका असर जो है वो बहुत बुरा पड़ता है। तो हमें ओके, एक ब्रॉडर अब पर्सपेक्टिव में अब देखना आ जाए होगा। जरा ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हम हैं और आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर ग्रोथ को वो जरा साइड में रखते हैं और वो ऑस्टेरिटी की तरफ आते हैं, वो इस्तेहकाम की तरफ आते हैं कि जनाब स्टेबिलिटी आए किसी तरीके से इकोनॉमी में। और जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें अपनी सब्सिडीज को ख़त्म करना होगा, स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें रिफॉर्म्स की तरफ आना होगा। और हमारे सियासतदान जो हैं वो वादे करके आ गए हैं आवाम को, उन्होंने भाषण दिए हैं 300 यूनिट बिजली फ्री के, दुगनी तनख्वाहों के। आपके सामने देखिए, आप मुझे बताएं कैसे बिजली फ्री दे सकते हैं? अभी जो हमारा इन्फ्लेशन इतना हाई हो चुका है, अभी जो रीसेंट मंथली आउटलुक आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, उसमें काफी अच्छी रोजी पिक्चर उन्होंने दिखाई है। लेकिन वो उसकी अगर आप फाउंडेशन देखें, खैर एक्सटर्नल सेक्टर तो वो भी कितना दिखाते हैं, वो भी जाहिर दिखा रहे हैं कि नीचे आ चुके, रेमिटेंस ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 23% डिक्लाइन हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट या ओवरऑल इंडिकेटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर आपको बेहतर नजर आ रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि केयर टेकर सेटअप ने, मतलब उन्होंने बगैर किसी लिहाज और इमोशंस को जहन में रखे, उन्होंने सारा जो प्राइसेस का बोझ था एनर्जी प्राइसेस का, वो अवाम पे ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजें बहुत बेहतर नजर आ रही हैं। लेकिन क्या ये चल पाएगा, क्या ये सस्टेन कर सकेगा? जितनी एनर्जी प्राइसेस पाकिस्तान में बढ़ चुकी हैं इस वक्त, इवन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की तो बात समझ में आती है, अभी तो गैस प्राइसेस इतनी ज्यादा, गैस का अपना बहरान इतना शिद्दत इख्तियार कर चुका है। तो ये जो एंड पॉलिटिकल above all बैंकिंग सेक्टर इज द ओनली सेक्टर जो पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ रुपीस के प्रॉफिट बना रहा है। ओवर दिस 22% हाईएस्ट एवर आप कहेंगे कि इंटरेस्ट रेट और मार्कअप इनकम के ऊपर। और बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी बोरिंग धड़ाधड़ सेंट्रल कमर्शियल बैंक से कर रही है। हाँ, लेकिन अभी रिसेंटली थोड़ा सा हमें जो लोकल बोरिंग है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन नजर आ रहा है। लेकिन आप ये देखें कि अगर बैंकिंग सेक्टर अगर उसकी बेहतर है प्रॉफिटेबिलिटी या उसके रेवेन्यू बेहतर हो रहा है, तो उसकी वजह ये है कि आपने ओवरऑल प्राइसेस बढ़ाई एनर्जी की।
उसकी वजह से आप देखें इन्फ्लेशन कितना हाई हुआ, उस इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए फिर आपने डिस्काउंट रेट बढ़ाया। नहीं, मैं उसको एडुकेट नहीं कर रहा, मैं इसकी कोई एडुकेसी नहीं कर रहा, मैं तो सिंपल कह रहा हूं कि आपका सिर्फ एक सेक्टर जो है एट द कॉस्ट ऑफ द होल इकोनॉमी वो तरक्की कर रहा है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली यही बात है कि आप मतलब उसको मतलब एक काम कर रहे हैं फिर उसको खत्म करने के लिए एक ऐसा पॉलिसी टूल यूज कर रहे हैं हाँ, जिससे ओवरऑल सारी इकोनॉमी शटर हुई हुई है। ठीक है जी। और लोगों का, हमारे जो लोग रह रहे हैं उनका अपना, आप देखें ट्रस्ट लेवल क्या है सिस्टम के अब ऊपर, वो खुद देखें भी अब सेटिस्फाइड नहीं है। आगे आगे किस तरीके से इस हुकूमत जो है वो लेकर चलती है, क्योंकि हमेशा बात यही की जा रही है पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में और आवाम के बेहतरीन मुफाद में जो है वो काम किया जाएगा, पॉलिसीज बनाई जाएंगी। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। दिया फारूक का आपका बहुत शुक्रिया और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।